क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपको जो जिंदगी भर पैसे के बारे में सिखाया गया वो पूरी तरह गलत हो सकता है? कड़ी मेहनत करना, पैसे बचाना, एक घर खरीदना और रिटायरमेंट का इंतजार करना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक जाल है, हाँ, एक अदृश्य जेल, जिसे एक ऐसे सिस्टम ने बनाया है जो कभी नहीं चाहता था कि आप आर्थिक रूप से आजाद हों। और सबसे अजीब बात, ज्यादातर लोग इसे महसूस भी नहीं करते। क्या आप जानते हैं शून्य से शुरुआत करना क्या होता है? मैं जानता हूं, मैंने इसे जिया है। मैं हवाई में एक नौजवान मरीन अधिकारी था, हेलीकॉप्टर उड़ाता था और मेरी मासिक आमदनी लगभग 600 अमेरिकी डॉलर थी, यानी लगभग 50,000 भारतीय रुपए। इसके बावजूद मैंने खुद में निवेश करने का फैसला किया। मैंने टीवी पर एक विज्ञापन देखा, रियल एस्टेट से अमीर बने बिना पैसों के भी। उस विज्ञापन ने मुझे खींच लिया। मैंने कॉल किया, नाम रजिस्टर कराया और कॉल्स की कीमत थी $385, जो लगभग 32,000 रुपए के बराबर थी। मेरे पास ये पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने तरीका खोजा, क्योंकि जब हम कुछ सच्चे दिल से चाहते हैं तो रास्ता हमेशा होता है। मैंने कोर्स का भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया। वहीं मुझे जिंदगी का एक सबसे अनमोल सबक मिला। इंस्ट्रक्टर, जो एक असली निवेशक था, कोई खोखली उम्मीदें बेचने वाला नहीं, उसने क्लास की तरफ देखा और कहा, आपकी असली पढ़ाई तब शुरू होगी जब आप इस कमरे से बाहर निकलेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यह है आपकी पहली जिम्मेदारी। अगली 90 दिनों में 100 संपत्तियों का मूल्यांकन करें, हर एक के लिए एक पन्ना, फायदे, नुकसान, ईमानदार विश्लेषण। यह कोई फैंसी काम नहीं है, लेकिन यह करना जरूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार किसी चीज की शुरुआत जोश से की और बीच में ही छोड़ दी? आपको लगता है सब कुछ आपके खिलाफ है, कि आपके पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन वो सब आपके डर का रूप है। उस क्लास के 30 छात्रों में से केवल 5 ने वो काम पूरा किया और मैं उनमें से एक था। क्यों? क्योंकि मैं इस खेल को सच में समझना चाहता था। मैं आजादी चाहता था और मुझे पता था कि कोई भी मुझे वो मुफ्त में नहीं देगा। मैं किसी शॉर्टकट की तलाश में नहीं था, मुझे एक रास्ता चाहिए था और मैंने पाया। मैंने माउई में एक प्रॉपर्टी खोजी, हवाई की सबसे महंगी जगहों में से एक बेडरूम, एक बाथरूम, समुद्र के सामने। मेरे पास डाउन पेमेंट के पैसे नहीं थे, लेकिन अंदाजा लगाइए, मैंने फिर से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। $1,800, जो कि लगभग 1,55,000 रुपए होते हैं। मैंने पूरी तरह कर्ज लेकर प्रॉपर्टी ली और जानिए उस प्रॉपर्टी से मुझे क्या मिलता था? हर महीने $25 का मुनाफा, यानी लगभग 2,100 रुपए। सुनने में थोड़ा लगता है ना, लेकिन यह मुनाफा था दूसरे लोगों के पैसे से। यही है लागू किए गए ज्ञान की ताकत। बहुत से लोग इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शुरुआत के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ये एक झूठ है। आपको बस हिम्मत चाहिए पहला कदम उठाने की। जानते हैं ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे इंतजार करते हैं जब उनके पास पैसा होगा, जब उन्हें सुरक्षा महसूस होगी, जब सही समय आएगा। लेकिन सही समय जैसा कुछ नहीं होता। सही समय तो अभी है। जो कमी है वो अवसर की नहीं बल्कि कार्यवाही की है। ज्यादातर लोग सफलता की इच्छा से ज्यादा असफलता का डर रखते हैं। वे हमेशा कहते रहते हैं कि वे निवेश करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन उनका दिन बीत जाता है धारावाहिक देखते हुए, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए और दूसरों के सपनों को साकार करने के लिए काम करते हुए। ये समय की कमी नहीं है, ये प्राथमिकता की कमी है। अपने चारों ओर नजर डालो। तुम जिन लोगों को जानते हो उनमें से कितने ऐसे हैं जो ऐसी नौकरियों में फंसे हैं जिन्हें वे नफरत करते हैं? कितनों ने कहा है किसी दिन मैं शुरू करूंगा? कितने आज भी सरकार, माता पिता, मालिक, अमेरिकी डॉलर या मौसम को दोष दे रहे हैं? अब सोचो, अगर वे दोष देना छोड़ दें और जिम्मेदारी लेना शुरू करें तो? वित्तीय स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जब तुम इंतजार करना छोड़ते हो और आगे बढ़ने लगते हो। जब तुम मैं नहीं कर सकता कहना बंद करके मैं कैसे कर सकता हूं पूछना शुरू करते हो, और वहीं सब कुछ बदल जाता है। मुझे याद है जब मैं सड़कों पर चलता था, संपत्तियां देखता था, हर विवरण नोट करता था, कुछ लोग मुझ पर हंसते थे। वे कहते थे कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन वहीं से, उस शुरुआती प्रयास से मैंने अपनी साम्राज्य की नींव रखी थी। और सबसे रोचक बात, मैंने अच्छी संपत्तियों की तुलना में खराब संपत्तियों से कहीं ज्यादा सीखा, क्योंकि हर गलती ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो किसी कक्षा में नहीं सिखाया जा सकता था। तुम्हें शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए।
तुम्हें चाहिए ध्यान, अनुशासन और वो करने की इच्छा जो अधिकांश लोग नहीं करते। और अगर तुम इस पर संदेह करते हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों में अपने शहर में 10 संपत्तियां देखो, हर एक का विवरण लिखो, एक सरल मूल्यांकन करो। लिखो, मैं ये संपत्ति क्यों खरीदूंगा या क्यों नहीं। बस इतना करो, बिना कोई बहाना बनाए। अगर तुम सच में ये करोगे तो पहले ही उन लोगों में से हो जाओगे जो 100 में से 90 लोगों से आगे हैं। और जानते हो फिर क्या होगा? तुम पैटर्न देखना शुरू करोगे, समझने लगोगे कि क्या सही है और क्या नहीं। अपनी खुद की दृष्टि बनाओगे और वो दृष्टि मेरे दोस्त किसी भी कोर्स से अधिक मूल्यवान होगी जिसे तुम पैसे देकर कर सकते हो। शून्य से वित्तीय स्वतंत्रता बनाना रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये तुम्हारी नज़र, दिमाग और दिल को प्रशिक्षित करने के बारे में है। ये वहाँ मूल्य देखना सीखने के बारे में है जहाँ बाकी लोग सिर्फ जोखिम देखते हैं। ये प्रयास को अनुभव में बदलने के बारे में है और अनुभव को बुद्धिमत्ता में। क्या तुम तैयार हो या फिर तुम एक और साल इंतजार करोगे ये कहने के लिए कि तुमने अब तक शुरू भी नहीं किया? अधिकांश लोग सोचते हैं कि निवेश में सबसे कठिन काम है सही संपत्ति ढूंढना, एक अच्छा सौदा पक्का करना या सही कीमत पर मूल भाव करना। ये एक गलती है, एक बड़ी गलती है, क्योंकि खरीदना आसान है। तुम गलत संपत्ति भी खरीद सकते हो और फिर भी सोच सकते हो कि तुमने अच्छा सौदा किया है। असली चुनौती तो खरीद के बाद शुरू होती है। जब ताज़ा रंग सूख जाता है तब एहसास होता है कि असली खेल संपत्ति का नहीं है, असली बात तो लोगों की है, प्रबंधन की है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक निवेशक के साथ ऐसा होते देखा जो सफलता की दहलीज पर खड़ा था। वो सैन डिएगो में रहता था और उसके पास 75 अपार्टमेंट्स वाला एक भवन था जो पूरी तरह भरा हुआ था और लगातार अच्छा नकद प्रवाह ला रहा था। वो अपने सपने को जी रहा था, पैसे आ रहे थे, वो अपनी नौका पर था, जिंदगी आरामदायक चल रही थी। तभी एक ब्रोकर आया। उसने वादा किया कि वो उसकी संपत्ति को 2 गुना कर सकता है, बस ये बिल्डिंग बेच दे और एरिजोना के मेसा शहर में एक और बड़ी इमारत खरीद ले। 140 अपार्टमेंट्स वाला एक सौदा, एक ऐसा मौका जिसे ठुकराना नामुमकिन बताया गया था। उसने वही किया जो कई लोग करते हैं, सिर्फ कागजों पर दिख रहे आंकड़ों पर भरोसा कर लिया। सब कुछ सुनहरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसने असल आंकड़ों की पुष्टि नहीं की। उसे उस इलाके की जानकारी नहीं थी। उसने प्रॉपर्टी मैनेजर से बात नहीं की। उसने वो नहीं किया जिसे हम गहराई से जांचना कहते हैं। और सौदा पूरा होने वाले दिन उसने मुझे कॉल किया और प्रबंधन के लिए किसी को भेजने की गुहार लगाई। जब कोई व्यक्ति सौदे के अंतिम दिन मदद मांगता है तो ये संकेत होता है कि कुछ गलत हो चुका है। वो इमारत समस्याओं से भरी हुई थी, बहुत अधिक खाली फ्लैट्स, मरम्मत में देरी, किराया न देने वाले किराएदार। और जैसा कई बार होता है, जब तकलीफ आई तो उसने सारा दोष हम पर डाल दिया। कहा कि गलती हमारी थी, कहा कि हमारा प्रबंधन काम नहीं कर रहा। सच्चाई, उसने एक समस्या को अवसर समझकर खरीद लिया था। उसे कई किराएदारों को निकालना पड़ा क्योंकि वे भुगतान नहीं कर रहे थे। इमारत की आबादी घटकर 60% रह गई और अंदाजा लगाइए कि उसने हमें नौकरी से निकाल दिया, फिर औरों को भी हटाया। अंत में उसे वो बिल्डिंग घाटे में बेचनी पड़ी। ये उस भ्रम की जीवन तस्वीर है जिसमें बहुत से लोग जीते हैं। वे मानते हैं कि संपत्ति में निवेश ऐसा है जैसे कोई बटन दबा दिया और हर महीने पैसे गिरने लगे। लेकिन कोई ये सीखना नहीं चाहता कि लोगों से कैसे निपटना है, अव्यवस्था को कैसे संभालना है या अचानक आने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाना है। कोई भी खेल की कठिन सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी किसी गलत फैसले की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश की है? कभी बाजार को दोष दिया, प्रबंधक को, सरकार को, यहां तक कि ईश्वर को भी, मगर खुद को नहीं। मैं समझ सकता हूं, आईना देखने से बेहतर लगता है उंगली उठाना। लेकिन सच्चाई यह है कि एक गलत तरीके से प्रबंधित संपत्ति आपकी ऊर्जा, आपकी दौलत और आपका मानसिक संतुलन खा जाती है। मैंने इसे परिवारों को तोड़ते देखा है। लोग कर्ज में डूबते चले गए, बस उस इमारत को बनाए रखने की कोशिश में जो एक अंतहीन गड्ढा बन गई थी, क्योंकि उन्हें प्रबंधन नहीं आता था। और इस खेल में प्रबंधन का मतलब स्प्रेडशीट्स नहीं होता। इसका मतलब है लोग, संचार, समस्याओं को समय से पहले पहचानकर हल करना। आपने कभी ये वाक्य सुना है, संपत्ति समस्या नहीं है, किराएदार हैं। मैं इसे यूं कहूंगा कि असली समस्या किराएदार नहीं है। यह आपकी उनकी स्थितियों को संभालने में असमर्थता है, यह आपकी तैयारी की कमी है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन यह आपको मुक्त कर सकती है। यदि आप प्रबंधन करना नहीं जानते
तो चाहे कागजों पर कोई भी व्यापार कितना भी अच्छा क्यों न लगे, वो एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाएगा जो संपत्ति के रूप में छिपी होगी। एक निजी उदाहरण चाहिए। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था तो मेरे अमीर पिताजी मुझे किराया वसूलने के लिए ले जाया करते थे। मैं और उनका बेटा माइक, हम दोनों बच्चे थे जो बड़ों के दरवाजे खटखटाते थे। हम कहते, आप 30 दिन लेट हैं, और हमें क्या सुनने को मिलता? कहानियां, बहाने, नाटक, झूठ। हमें हर किस्म की बात सुनने को मिलती। पर सबसे बुरा क्या था? जब हम अध खुले दरवाजे से अंदर झांकते और देखते कि वो संपत्ति अंदर से बर्बाद हो रही है। अपार्टमेंट के अंदर कुत्ते, मुर्गियां, यहां तक कि गधे भी देखे। क्या आप सोचते हैं कि कोई बच्चा इस तरह का दृश्य कभी भूल सकता है? मैं नहीं भूला। उसी दिन मैंने समझा कि मालिक होना वास्तव में क्या होता है। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। ये नेतृत्व है। ये जानने की कला है कि कब ना कहना है, कब अपने हक की मांग करनी है, और कब सब कुछ बिखरते हुए देखकर भी शांति बनाए रखनी है। मेरी पत्नी किम ने ये सब भी बहुत पहले सीख लिया था। जब हमने साथ में अपनी पहली संपत्ति खरीदी, एक साधारण 2 कमरों का घर, तो उसने प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। मैंने खरीदा, उसने संभाला, और वहीं से उसने असली व्यापार की समझ पाई। क्योंकि संपत्ति का प्रबंधन करना एक कंपनी को संभालने के बराबर होता है। आपको प्रणाली चाहिए, प्रक्रियाएं चाहिए, दृष्टि चाहिए, और एक मजबूत नेतृत्व की भावना चाहिए। और देखिए ना, वो मुझसे बेहतर निवेशिका बन गई। हाँ, मैं मानता हूं, क्योंकि उसने समझा कि संपत्ति भले ही संख्याओं से भरी हों, लेकिन उन्हें चलाते हैं इंसानी भावनाएं। और अगर आप इन्हें संभालना नहीं सीखते, तो आप खेल से बाहर हो चुके हैं शुरू होने से पहले ही। क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता बनाना चाहते हैं? तो प्रबंधन सीखिए। जाइए और किराया वसूलिए, रिसाव ठीक करिए, उस किराएदार से निपटिए जो आपके सामने झूठ बोलता है। आपको ये सब झेलना होगा। आपको सीखना होगा कि कैसे साहस और करुणा को एक साथ लेके चलना है। आपको लेता बनना होगा, एक ऐसा सपना देखने वाला नहीं जिसे बस प्रॉपर्टी खरीदनी है। और ये सब कोई वीकेंड कोर्स नहीं सिखाता। ये आप काम करते हुए सीखते हैं, आप गलतियां करते हुए सीखते हैं, आप सुनते हुए, देखते हुए और खुद को ढालते हुए सीखते हैं। अच्छी खबर यह है कि हर गलती के साथ आप और मजबूत बनते हैं, हर संकट के साथ आप और तैयार होते हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपने कुछ ऐसा रचा है जिसे अब कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। क्षमता, निरंतरता और आजादी। 2008 में दुनिया घबराई हुई थी, बैंक टूट रहे थे, परिवार अपने घर खो रहे थे, हर अखबार की हेडलाइन में संकट की चीख थी। लोग अफसरों से ऐसे भाग रहे थे जैसे वे दुश्मन हों, लेकिन मैं नहीं, मैं उनकी तरफ दौड़ा। क्योंकि जब हर कोई डर के मारे घबरा जाता है, तब मैं सबसे शांत होता हूं। जब सब लोग बेचने लगते हैं, तब मैं खरीदता हूं। क्योंकि मैंने एक ऐसी बात समझी है जो अधिकांश लोग अब तक नहीं समझ पाए हैं। किसी चीज का मूल्य आज क्या दिखता है, इसका महत्व कम है। असली महत्व इस बात का है कि वो कल कितना मूल्यवान बन सकता है, अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे आज भी साफ साफ याद है जब मैं और केन उस इमारत में दाखिल हुए थे जो अमेरिका के टेक्सास राज्य में सैन एंटोनियो शहर में थी। कुल 680 यूनिट्स थीं, उनमें से आधी पूरी तरह खाली पड़ी थीं। वो दृश्य किसी आपदा के बाद की फिल्म जैसा लग रहा था। जब हमने पहला अपार्टमेंट खोला तो हमारे सामने क्या था? शौचालय का कमोड बैठक के बीचों बीच पड़ा था, चिमनी के सामने। दीवारें पूरी तरह उखड़ी हुई, तांबे की सारी वायरिंग चोरी हो चुकी थी। वहां बदबू फैली हुई थी, कोई फर्श नहीं था, कोई गरिमा नहीं बची थी। और दलाल पूरी बेशर्मी से हमें एक आकलन रिपोर्ट पकड़ा देता है जिसमें लिखा था कि ये A क्लास निवेश है। मैंने उस कागज को देखा और सोचा ये पागलपन है, लेकिन केन ने मुझे उस मुस्कान के साथ देखा जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो तबाही के पार संभावनाओं को देख चुका हो। उसने मुझसे कहा, यह पिछले 10 वर्षों की सबसे बेहतरीन डील है। मैं हंसने ही वाला था, लेकिन मैंने उस पर भरोसा किया क्योंकि उसने वो देखा जो कोई और नहीं देख पा रहा था, संभावना। वो संपत्ति एक तबाही थी, लेकिन वो एक रणनीतिक स्थान पर थी। और सबसे जरूरी बात, बैंक बातचीत के लिए तैयार था। हमने वो बिल्डिंग खरीदी लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, जिसमें बैंक से करीब 3 मिलियन की छूट मिली। फिर हमने 7 मिलियन डॉलर मरम्मत और नवीनीकरण में लगाए। कुल मिलाकर लागत हुई लगभग 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 267 करोड़ रुपए होती है। वर्तमान मूल्य 60 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा, जो करीब 490 करोड़ रुपए के बराबर है। वार्षिक नकद प्रवाह
8 लाख डॉलर, यानी लगभग 6 करोड़ 55 लाख रुपए प्रति वर्ष। और जानना चाहते हैं कि आज हमारे उस सौदे में अपना कितना पैसा लगा हुआ है? शून्य, बिल्कुल कुछ नहीं। हमने अपनी पूरी लागत वापस निकाल ली है और आज भी हम उस संपत्ति के मालिक हैं जो हर महीने हमें पैसे देती है। मैं इसे अनंत रिटर्न कहता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सब मुमकिन नहीं होता अगर हमने भी भीड़ की राह पकड़ी होती, क्योंकि अधिकांश लोग बुरी खबरों से भागते हैं। ज्यादातर लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब सब कुछ शांत होता है, लेकिन जब सब कुछ स्थिर होता है तो कीमतें बहुत ऊंची और मुनाफे की गुंजाइश बहुत कम होती है। मुझे स्थिरता नहीं चाहिए, मुझे उथल पुथल चाहिए, क्योंकि तूफान की जमीन में ही सोना दफन होता है। जब लीमन ब्रदर्स ढह गया था तब ऐसा लगा जैसे भगवान ने कोई संकेत भेजा हो, अभी समय है। बाजार ढह गया, संपत्तियों की कीमतें गिर गईं, ब्याज दरें नीचे आ गईं और जो लोग तैयार थे उन्होंने इस मौके को भुनाया। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने पहले से अपनी टीम बना रखी थी। मेरी सारी प्रक्रियाएं तैयार थीं। मैंने वर्षों की तैयारी उसी पल के लिए कर रखी थी। और वो सिर्फ एक इमारत की बात नहीं थी। हमने उस दौर में और भी कई बेहतरीन सौदे किए। लेकिन अगर मैंने उस फ्लैट में कदम रखने की हिम्मत नहीं दिखाई होती, जहां टॉयलेट सीधे बैठक में था, तो मेरी जिंदगी की ये पूरी कहानी शायद कभी शुरू ही ना होती। क्योंकि ज्यादातर लोग जब ऐसी कोई चीज देखते हैं तो मुड़कर चले जाते हैं, कहते हैं बहुत झंझट है, बहुत रिस्क है, बहुत गंदा है। लेकिन असलियत यह है कि सबसे बेहतरीन मौके अक्सर समस्या का रूप लेकर आते हैं, और ये जीवन के हर पहलू में सच है। आज मैं क्या देख रहा हूं? लोग मकान खरीद रहे हैं बेतुकी कीमतों पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ वही कर रही है। वे वही देख रहे हैं जो सब देख रहे हैं। लेकिन इस खेल का राज है वो देख पाना जो कोई और नहीं देखता। सोचने का तरीका चाहिए, दूरदर्शिता का, ना कि किसी निवेश पर्यटक जैसा। क्या आपने गौर किया है कि सबसे बेकार सलाहें हमेशा उस वक्त मिलती हैं जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है? जब किराना दुकान वाला आपको रियल एस्टेट की सलाह देने लगे तो समझ लीजिए कि बुलबुला अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जब आपके ऑफिस के साथ ही फ्लिपिंग यानी जल्दी खरीदो और बेचो की बातें करने लगे जैसे कि ये कोई मजाक हो, बस वहीं से खतरे की घंटी बजने लगती है। मैं निवेश बेचने के लिए नहीं करता, मैं निवेश करता हूं बनाए रखने के लिए, ताकि आमदनी आती रहे, ताकि नियमित रूप से पैसा मिलता रहे। मैं नहीं खरीदता कुछ सिर्फ इसलिए कि बाद में बेच दूं, मैं खरीदता हूं ताकि लंबे समय तक उसे रख सकूं, ताकि सालों साल उसमें से लाभ निकाला जा सके। और इसके लिए चाहिए दूरदर्शिता, चाहिए धैर्य, चाहिए आत्मसंयम। अब जरा मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को इसलिए नहीं किया क्योंकि माहौल आपको सही नहीं लगा? कितनी बार आपने सही समय का इंतजार किया और वो मौका आपकी आंखों के सामने से ऐसे निकल गया जैसे कोई रेलगाड़ी जो अब कभी नहीं रुकेगी? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं चूकते क्योंकि उन्हें मौके नहीं मिलते, वे चूकते हैं क्योंकि उनमें साहस नहीं होता। और साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। जब सब कुछ उलझा हुआ हो तब ये कह पाना कि वहां कुछ है जो बाकी सब नहीं देख रहे। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको ये नजरिया विकसित करना होगा। आपको अपनी नजरों को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि आप वहां मूल्य देख सकें जहां बाकी केवल खंडहर देखते हैं। आपको सीखना होगा कि टूटी फूटी चीजों को कैसे मुनाफे का साधन बनाया जाए, क्योंकि असली पैसा वहीं छिपा होता है जहां कोई हाथ तक लगाने को तैयार नहीं होता। तो अगली बार जब आप किसी गंदी, जटिल या परेशानी जैसी चीज को देखें, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ऐसा कुछ है जो मेरी नजरों से छूट रहा है? ये एक सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन फिर भी वो तनाव में जी रहा हो, कर्ज में डूबा हो और ऐसी जिंदगी बिता रहा हो जो उसे पसंद ही नहीं हो? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, क्योंकि अगर धन के साथ वित्तीय समझदारी नहीं हो तो वो धन किसी अनुभवहीन ड्राइवर के हाथों में फॉर्मूला 1 कार दे देने जैसा है। वो टकराएगा, वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा और सबसे बुरा, वो गाड़ी को ही दोष देगा। मेरे एक मित्र हैं, रिचर्ड। वे उन सबसे उदार व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। वे बुद्धिमान हैं, सफल हैं, उनकी जेब में अच्छी खासी धनराशि होती है और उनका दिल पूरी दुनिया जितना विशाल है।
एक दिन वे मेरे और केन के साथ सिंगापुर में मंच पर आए। चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान थी। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, रॉबर्ट, मैंने आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पहली संपत्ति खरीद ली। बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने नक्शे पर एक बिंदु दिखाया। मैंने और केन ने देखा और मैंने कहा, रिचर्ड, ये तो मैक्सिको है। उन्होंने ये सोचकर खरीद लिया था कि ये अमेरिका में है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो संपत्ति वास्तव में कहाँ स्थित है। उन्होंने विश्लेषण के आधार पर नहीं बल्कि उत्साह के आधार पर निर्णय लिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक चर्च भी खरीदा। वे किराया नहीं लेते थे। कहते थे, ईश्वर के घर से किराया लेना अनुचित होगा। फिर उन्होंने एक अधूरा होटल खरीदा। इमारत अधनिर्मित थी। ना तो उसकी कोई ठोस संरचना थी, ना प्रबंधन, ना ही कोई लाभ। केवल खर्च ही खर्च, केवल बोझ। क्या आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं? धन जो दिशा के बिना है, भावना जो रणनीति के बिना है, उदारता जो तैयारी के बिना है। मैं रिचर्ड से प्रेम करता हूं और आज वे एक कहीं बेहतर निवेशक हैं। मगर यह बदलाव तब आया जब उन्होंने कई घाटे झेले, क्योंकि उनके पास वो था जिसकी बहुत से लोग कल्पना करते हैं, पूंजी। मगर उनके पास वो नहीं था जिसे कुछ ही लोग मेहनत से विकसित करते हैं, वास्तविक वित्तीय शिक्षा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे भाग्यशाली पैदा हुए या उनके पास सही संपर्क और विशेषाधिकार थे। लेकिन मैं जो देखता हूं वो ये है, बहुत लोग धन विरासत में पाते हैं और सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप जो कुछ भी रखते हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं। ज्ञान के बिना सबसे बड़ा धन भी धुएं की तरह उड़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द नेशनल एंडाउमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 10 में से 7 व्यक्ति जिन्हें लॉटरी में जीत मिली, 5 वर्ष से भी कम समय में सब कुछ गंवा बैठे। 10 में से 7, क्योंकि समस्या धन की कमी नहीं थी, समस्या थी तैयारी की कमी। उन्होंने केवल आंकड़े जीते थे, मानसिकता नहीं। जो बात मुझे सबसे अधिक चिंतित करती है वो ये है कि यही पैटर्न उन लोगों में भी दोहराया जाता है जो निवेश की शुरुआत करते हैं बिना ये समझे कि वे क्या कर रहे हैं। वे इंटरनेट के किसी गुरु की बात सुनते हैं, किसी चलन का पीछा करते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, और जब सब कुछ उल्टा हो जाता है तो वे टूट जाते हैं और हताश हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि यह आसान होगा, तेज होगा, अपने आप चलेगा, लेकिन ये कोई जुए की मशीन नहीं है, ये निर्माण है, और निर्माण के लिए नींव चाहिए होती है। मैंने खुद ऐसे ही कई गलतियां की। सन 1977 में मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था रिपर्स। हमने बाजार में पहली बार सर्फरों के लिए नायलॉन और वेल्क्रो वाले बटुए पेश किए। तुरंत सफलता मिली, तेजी से पैसे आए, पूरा माहौल उत्साह से भर गया। मगर मुझे प्रबंधन करना नहीं आता था। कंपनी दिवालिया हो गई, मैंने सब कुछ खो दिया। 2 वर्षों के बाद मैंने फिर से कोशिश की। एक ऐसा ब्रांड था जो रॉक बैंड्स के लिए टी-शर्ट्स और एसेसरीज बनाता था। हमने अच्छा प्रदर्शन किया, बिक्री बढ़िया रही, लेकिन फिर वही पुरानी गलती दोहराई गई। कमजोर प्रबंधन, कोई योजना नहीं थी, पूरा ध्यान सिर्फ उत्पाद पर था, लेकिन आंकड़ों की अनदेखी की गई। नतीजा यह हुआ कि कंपनी फिर से डूब गई। मैंने ये सबसे कठिन तरीके से सीखा। जुनून से बिल जमा नहीं होते, उत्साह किसी कारोबार को नहीं चला सकता, अच्छी नीयत से नकदी प्रवाह नहीं टिकता। आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, गलतियां करनी होंगी, लेकिन हर गलती से सीखना भी जरूरी है। समस्या यह है कि लोग शॉर्टकट चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं, यहां निवेश करो, वहां कमाओ, 3 महीनों में अपना पैसा दुगना करो। लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, और सच्चाई ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता अनुशासन मांगती है। ये दीर्घकालिक दृष्टिकोण चाहती है। ये वर्तमान में कई चीजों को ना कहने की मांग करती है ताकि आप भविष्य में हाँ कह सकें। क्या आपने कभी खुद से कहा है, काश मैंने ये पहले सीखा होता? शायद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि आपने कोई मौका खो दिया या बिना सोचे कोई निर्णय ले लिया। हम सभी के साथ ऐसा हुआ है। सवाल ये है, क्या आप वही गलती दोहराएंगे या उससे सीखेंगे? मेरा सुझाव है कि छोटा शुरू कीजिए, लेकिन सही तरीके से। पढ़िए, ध्यान से देखिए, विश्लेषण कीजिए। अगर गलती करनी ही है और आप करेंगे तो वो कुछ छोटा हो जिसे आप संभाल सकें, जिससे आप कुछ सीख सकें। और ये कभी मत भूलिए कि जिन निवेशकों को मैं सबसे बेहतर मानता हूं, वो वे नहीं हैं जिन्होंने जल्दी सफलताएं पाई, बल्कि वे हैं जिन्होंने गलतियां की, फिर उठे, सीखा और चलते रहे। अपनी भलमनसाहत को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए।
अपने जोश को अपनी दिशा मत बनने दीजिए और सबसे बढ़कर उन आंकड़ों पर भरोसा मत कीजिए जिन्हें आप समझते नहीं हैं, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। और ये तब शुरू होता है जब आप हर निर्णय को समझदारी से लेना शुरू करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपकी जेब में कितना है, आपकी स्वतंत्रता इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में कितना है। व्यावहारिक ज्ञान किसी भी विरासत से अधिक मूल्यवान है, और अगर आपने ये समझ लिया है तो आप पहले ही अधिकांश लोगों से एक कदम आगे हैं। लेकिन यहीं मत रुकिए, जो अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है वो आपकी अगली सीढ़ी है। वहां आप अपने सफर में एक और स्तर ऊपर चढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप थोड़े और बुद्धिमान, थोड़े और जागरूक, थोड़े और मजबूत बन सकते हैं, सिर्फ 1% बेहतर जितने आप अभी हैं। और ये 1% रोज दोहराने से बहुत बड़ा फर्क डालता है। यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद।